हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तपन भादविया आपका स्वागत करता हूं। आज आयकर के एक टॉपिक व्यापार या पेशे के लाभ, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। जैसा कि हमें मालूम है, आयकर में 5 विभिन्न शीर्षक बने हुए हैं। उन शीर्षकों के तहत जो आय आती है उस शीर्षक के नियमों के अनुसार उसकी गणना की जाती है। स्वीकृत जो कुछ कटौतियां या छूटे हैं वो घटाए जाते हैं और उस शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात की जाती है। तो आज हम व्यापार एवं पेशे शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करते समय क्या विशेष बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, उन बातों को डिस्कशन में लेके आएंगे। तो सबसे पहले तो ये कि व्यापार या पेशे के लाभ की जब हम बात करते हैं तो ये शब्द हैं जैसे व्यवसाय या वोकेशन। जीविका उपार्जन के लिए जो समस्त क्रियाएं की जाती हैं वो सब वोकेशन में शामिल आती है, चाहे वो संगीत हो, नृत्य हो। व्यापार बिजनेस को परिभाषित किया गया है आयकर अधिनियम में धारा 213 के अनुसार वस्तु के निर्माण और विक्रय या लेन देन, जिसे हम वाणिज्य बोलते हैं, उस जिसमें कि लेना और देना दोनों चीज शामिल हैं, चाहे वो वस्तु दे, चाहे वो बना के दे या क्रय करके फिर वस्तु को दे और बदले में मुद्रा प्राप्त करे। तो वस्तु चाहे उत्पादन करके फिर उसको बेचे। तो व्यापार में आना और जाना, लेन और देन दोनों चीजें शामिल है। वाणिज्यिक प्रकृति की ये ट्रांजैक्शन है तो वो इस शीर्षक में शामिल होती है। ऐसे प्रोफेशन, पेशा, जिसमें बौद्धिक या शारीरिक कुशलता की आवश्यकता होती है, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं। ये अपने बौद्धिक ज्ञान से या पेशेवर स्किल से, शारीरिक क्षमताओं से वो अपने पेशे की आय कमाते हैं। तो यद्यपि शाब्दिक अंतर है सभी में, अर्थ में हल्का अंतर है, लेकिन चूंकि हमें तो प्रश्न करने हैं और व्यापार पेशे में इन तीनों को ही शामिल किया जाता है, इसलिए प्रश्नों के दृष्टिकोण से अंतर की आवश्यकता नहीं है। इनकी आय अगर हमें दिखती है तो उसको व्यापार पेशे के लाभ में शामिल कर लेते हैं। शीर्षक की आय, इनकम ऑफ द हेड। तो एक तो सामान्यतया जो भी वो व्यापार किया जा रहा है उस व्यापार की जो भी आय कंप्यूट की गई है वो आय इस शीर्षक में कर योग्य हो जाएगी। पेशे से संबंधित जो भी आय हुई है वो इस शीर्षक में कर योग्य हो जाएगी। इसके अलावा और कुछ विशेष बातें वो सब इसमें आती हैं यद्यपि इन तीनों में, परंतु फिर भी कुछ विशेष बातें जो हमें प्रश्नों को हल करते समय या इसके आय कौन सी शामिल की जाए उसको ध्यान में रखना चाहिए। वो जैसे कि प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होने पर होने वाली आय और उस पर ब्याज, वो इस शीर्षक की आय हो जाएगी। यहाँ इन्वेस्टमेंट, विनियोग अलग चीज है और प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय अलग चीज है। क्रय और विक्रय अगर किया जा रहा है तो वो आय, और उस समय में अगर कोई ब्याज भी प्राप्त हुआ है तो उन प्रतिभूतियों पर वो इसी शीर्षक की आय कहला जाएगी। इसी प्रकार के व्यापार या प्रबंध क्षमता या व्यापार के समाप्ति पर अगर कोई क्षतिपूर्ति मिलती है, कंपेंसेशन मिलता है, तो वो इस शीर्षक की आय होगी। यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे, अगर कंपेंसेशन बढ़ा हुआ मिला है या उस पर ब्याज मिला हुआ है तो जब वो वास्तव में प्राप्त होता है तब उस वाले गत वर्ष में ही वो कर योग्य होगा। इसके अलावा निर्यातकर्ता को, जो एक्सपोर्टर है, उसको निर्यात संवर्धन के लिए अगर कोई अनुदान मिलता है तो वो इस शीर्षक में कर योग्य हो जाएगा। व्यापारिक हित, बिजनेस इंटरेस्ट में अगर व्यवसाय ने कोई मकान अपने कर्मचारी को किराए पर दिया है या पुलिस थाने को किराए पर दिया है या अन्य व्यक्ति जिससे कि व्यवसाय को लाभ होने जा रहा है, व्यवसाय के हित का है वो व्यक्ति, उसको अगर किराए पर दिया है तो ऐसे मकान की ये जो किराए की आय है वो भी इसी शीर्षक में कर योग्य हो जाएगी। ऐसे ही अवैध, इलीगल बिजनेस, अवैध बिजनेस अगर कोई किया जा रहा है
तो उसके संबंध की जो आय है वो भी इसी शीर्षक में कर योग्य हो जाएगी। ऐसे जो अवैध व्यवसाय हैं, इनके संदर्भ में अगर कोई व्यय और हानि हुई है तो वो केवल इस अवैध व्यवसाय की आय में से घटाने योग्य होती हैं, वो इसमें शामिल हो जाएगी। इसके अलावा सट्टा व्यवसाय, अगर सट्टा व्यवसाय से कोई आय हो रही है तो वो भी बिजनेस होना चाहिए। सट्टा बिजनेस, सट्टा व्यवसाय है ना, स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर वो व्यवसाय है तो स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम भी इसी शीर्षक में कर योग्य है। लेकिन क्रिकेट में जैसे सट्टा लगाया गया है तो ये बिजनेस नहीं है, ये जुआ है, तो जुए की आय इसमें शामिल नहीं होती है शीर्षक में, वो अन्य साधनों से आय शीर्षक जो हमारा 5वां शीर्षक है उसमें शामिल की जाती है। ऐसे ही अगर कोई व्यवसाय के लिए प्रमुख व्यक्ति है, कीमैन, तो उस कीमैन पॉलिसी का अगर कोई प्रीमियम है चुकाया जाता है तो वो खर्चे की तरह चला जाएगा, लेकिन अगर उस पे प्रीमियम, उस पे जो मैच्योरिटी पर राशि प्राप्त होती है वो भी इसी शीर्षक की आय है। ऐसे ही अगर कोई बिजनेस स्टॉक है, व्यापारिक रहतिया है, और उस बिजनेस स्टॉक को व्यापार में पूंजी संपत्ति में अगर परिवर्तित कर दिया गया है तो उस स्थिति का जो बाजार मूल्य है उसके वो उसका व्यवसाय की आय कहला जाएगी। इसी प्रकार से पूंजी संपत्ति को अगर कोई ट्रांसफर कर दिया गया है, नष्ट हो गई है, व्यापार से हटा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जो भी प्राप्त राशि है वो व्यवसाय की आय कहला जाएगी। परंतु इसमें भूमि, ख्याति और वित्तीय प्रलेख शामिल नहीं होते। इसके अलावा अन्य जो पूंजी संपत्ति है उनसे जो प्राप्त राशि है हटाने पर, नष्ट होने पर, हस्तांतरित कर देने पर वो इस शीर्षक की आय कहला जाएगी। तो इस प्रकार से ये कुछ और विशेष बातें हैं जिनको कि हमें सवाल को करते समय ध्यान में रखना है कि शीर्षक में वो आय शामिल कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए। तो इनके आधार पर हमें उस शीर्षक की आय को, जो भी मैंने कहा, उनको इस शीर्षक में शामिल कर लेना चाहिए। आगे आप देख रहे हैं यहाँ पर लेखांकन पद्धति, अकाउंटिंग सिस्टम। तो दो प्रकार के लेखांकन पद्धतियां होती हैं, एक मर्केंटाइल या व्यापारिक पद्धति और दूसरी रोकड़ यानी कि कैश पद्धति। मर्केंटाइल सिस्टम की बात अगर अपन करें तो हम P&L अकाउंट बनाते आए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आधार पर वो व्यवसाय अपने लेखे रख सकता है और लाभ बता सकता है। ऐसे ही अगर अपन रोकड़ आधार की बात करें तो वो प्राप्ति एवं भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है, जो भी नकद प्राप्तियां होती हैं वो इसमें लिखता है। तो यहाँ पर एक विशेष बात ध्यान रखें कि जब अपन मर्केंटाइल सिस्टम की बात करते हैं तो चाहे वो प्राप्त हुई या ना हुई, चाहे वह भुगतान किया या नहीं किया, परंतु अगर वो गत वर्ष से संबंधित है तो वो सारी मदें मर्केंटाइल सिस्टम में लिखी जाती हैं और उसी के अनुसार गणना की जाती है व्यापारिक आय की। और अगर वो कैश सिस्टम है तो वहां पर वो गत वर्ष के पूर्व का भी आय हो सकती है और गत वर्ष के पूर्व का भी खर्चा हो सकता है, परंतु जो इस प्रीवियस ईयर में चुका दिया गया है, एक्चुअली पेड और एक्चुअली रिसीव्ड, वो उसके आधार पर उसकी आय की गणना की जाती है। तो ऐसे सिस्टम है। ऐसे ही अगर अपन व्यय, आय की बात कर ली, सिस्टम की बात कर ली, अगर अपन व्यय की बात करें तो इसमें कुछ स्वीकृत व्यय होते हैं, अलाउड एक्सपेंडिचर, यानी कि वो व्यवसाय में घटाने योग्य होते हैं, और कुछ डिसअलाउड होते हैं। यहाँ पर ट्रीटमेंट की भी ध्यान में रखें आप। जब हम लाभानी खाते प्रश्न में दे रखा है और अगर अपन नॉट नेट प्रॉफिट अपन उस P&L अकाउंट का लेके चलते हैं तो हमें ये ध्यान रखना, अगर वो स्वीकृत है और उसने घटा रखा है तो अपने को कोई उसका एडजस्टमेंट करना नहीं है, परंतु वो स्वीकृत है और व्यवसाय ने उस P&L अकाउंट में नहीं घटा रखा है तो हमें उसको घटाना है। ऐसे ही अस्वीकृत व्यय है, व्यवसाय ने P&L अकाउंट में डेबिट कर रखा है, मतलब घटा दिया है, तो क्या करेंगे, उसको वापस से जोड़ देंगे ताकि सही व्यापार का लाभ ज्ञात हो सके। और इसमें वापस आप देखिए, स्वीकृत में स्पष्ट है अस्वीकृत, वाणिज्य के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर स्वीकृत व्यय हो सकते हैं, एक्सप्रेसली अलाउड एंड ऑन द बेसिस ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। ऐसे डिसअलाउड जो हैं वो एक्सप्रेसली डिसअलाउड हैं, स्पष्ट या अस्वीकृत है, यानी कि ये तो डेबिट नहीं किए जा सकते हैं। और कुछ दशाओं में अस्वीकृत के ऐसी कंडीशन होने पर ही वो
अस्वीकृत होंगे। तो ये कुल मिला के व्यय की कैटेगरी है। इनमें से एक कैटेगरी को आज हम देखते हैं, स्वीकृत में स्पष्ट या स्वीकृत व्यय। आप बोर्ड पे देख रहे हैं, जैसे कि भवन है, तो भवन से संबंधित जो भी व्यवसाय में काम में आने वाले भवन का अगर कोई आयगत मरम्मत की गई है, उसका कोई बीमा करवाया गया है, तो ऐसे व्यय स्वीकृत हो जाएंगे। ऐसे ही फर्नीचर और प्लांट है, उनका भी अगर कोई बीमा करवाया गया है, कोई आयगत मरम्मत वगैरह करवाई गई है, तो वो यहाँ पर स्वीकृत हो जाएंगे। ध्यान रहे, आयगत होना जरूरी है। अगर इन भवन और फर्नीचर या प्लांट का निजी उपयोग भी किया जा रहा है, तो जितना प्रोपोर्शन व्यवसाय के लिए उचित माना जाए, केवल उतना ही स्वीकृत होगा। ऐसे ही हास अंडर सेक्शन 32 धारा 32 में बहुत डिटेल में डेप्रिसिएशन के प्रोविजन दे रखे हैं, बहुत सारे आइटम्स लिखे हुए हैं, परंतु अपन कुछ विशेष बातों, कुछ विशेष दरों को अपन को जरूर याद रखना चाहिए हर समय। जैसे कोई भवन मुख्यतः आवास का है, यानी 1/3 से ज्यादा मुख्यतः आवास का है, तो उसको अपन मुख्यतः आवास का मान लेते हैं, तो 5% हास की दर होगी। अगर वो मुख्यतः आवास का नहीं है तो 10% हास की दर है। ऐसे ही वो फर्नीचर है, जिसमें फर्नीचर, फिटिंग, बिजली की फिटिंग वगैरह सारी शामिल हो गई, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के ऊपर 10% हास की दर है। ऐसे ही कोई कार जो कि टैक्सी के उपयोग में काम में नहीं आ रही है, किराए पर नहीं चलाई जा रही है, और पुस्तकें जो गैर पेशेवर पुस्तकें हैं, वो उनके ऊपर 30%। यहाँ पे मैंने कुछ ही नाम लिखे हैं। इसके अलावा इस ग्रुप में 30% में बहुत सारी और नाम भी आपको, जब आप डेप्रिसिएशन का डिटेल में अध्ययन करेंगे तो वहां पर मिलेगा। ऐसे हर एक रेट में जो भी दर यहाँ पे देख रही है, उसमें बहुत सारे आइटम्स प्रश्न में ब्लॉक बना रखे हैं, उनके उसके आधार पर ही अपने को कैलकुलेशन करना होता है। तो वो सारे आइटम्स हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। इसमें कुछ मदे यहाँ पर है, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, प्रदूषण नियंत्रण मशीनें हैं, पेशेवर पुस्तकें हैं, इनके ऊपर 40% की दर लगती है। ऐसे ही टैक्सी कार है, यानी किराए पर चलाई जाने वाली कार है, बस है, लॉरी है, आदि और भी आइटम्स है, उनके ऊपर 45% की दर है। ऐसे अमूर्त संपत्तियां यानी कि इंटेंजिबल एसेट्स, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, लाइसेंस, विशेषाधिकार, उपयोग करने का अधिकार, ऐसे जो अमूर्त संपत्तियां हैं उनके ऊपर 25% की दर से हास लगाया जाता है। यहाँ पर मैं अगर अपन हास की बात करें, तो जैसे ये 10% की बात करें, चाहे संपत्ति की प्रकृति अलग है लेकिन रेट अगर समान है, तो हम गणना कैसे करते हैं, एक हास दर समूह की समस्त संपत्तियों का एक ब्लॉक बना लेते हैं, उसका जो ओपनिंग WDV है उसको देख लेते हैं, उसमें से हम अगर दौरान वर्ष के अगर कोई विक्रय किया गया है तो उस विक्रय को घटा देते हैं, फिर बैलेंस जो WDV बचा हुआ है, इस पर डेप्रिसिएशन की ये जो दर है इसको हम अप्लाई करते हैं, इसे बोलते हैं अलाउड डेप्रिसिएशन। ध्यान रहे, इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड डेप्रिसिएशन की बात अलग है, कंपनी एक्ट में अलाउड डेप्रिसिएशन की बात अलग है। यहाँ पर हम इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, तो इन दरों के आधार पर ये डेप्रिसिएशन हमें लगाना है। इस स्वीकृतांश यहाँ पे कहलाएगा। ऐसे ही चाय, कॉफी, रबर, विकास खाते में अगर व्यवसाय ने कोई पैसा जमा करवाया है, तो धारा 33AB के तहत उस खाते में जो जमा राशि है, इसमें नियम का आप ध्यान रखेंगे कि जो जमा राशि या कटौती पूर्व लाभों का 40% है ना, इसमें क्या करना है, जमा की राशि 1 पॉइंट और कटौती पूर्व के जो लाभ हैं उन लाभों का 40%, इन दोनों में से जो कम है उसकी कटौती स्वीकृत है, वो व्यय के रूप में स्वीकृत हो जाएगा। ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय या दान धारा 35 के अनुसार अगर अपन देखें, तो वैज्ञानिक अनुसंधान पे अगर करदाता स्वयं व्यय कर रहा है वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, तो आयगत व्यय समस्त स्वीकृत हैं। यहां पर ये भी याद अपने को साथ में देखना है कि इस प्रीवियस ईयर में अगर अपन व्यवसाय कर रहे हैं और वो व्यवसाय की आय प्रदर्शित की गई है और उससे पहले व्यवसाय की आय नहीं है, तो पूर्व के 3 वर्षों में किए गए व्ययों की भी स्वीकृति यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय करने पर मिलती है। अगर वो पूंजीगत व्यय है, आयगत में जैसे
कर्मचारियों सामग्री को क्रय करने के व्यय, कर्मचारियों के लिए जो वेजेस सैलरी दिए गए हैं अनुदान को छोड़कर, परंतु वो सारे व्यय इसमें आयगत में शामिल हो जाते हैं। पूंजीगत व्यय में भूमि को छोड़कर अगर अन्य प्रकार के कोई भी पूंजीकृत व्यय किए गए हैं तो वो सारे के सारे व्यय स्वीकृत होंगे। अगर इस वर्ष के पूर्व के 3 वर्षों में अगर किए गए हैं तो वो भी स्वीकृत हो जाएंगे। ऐसे ही अगर पूर्व के अशोधित, ये तो व्यवसाय प्रारंभ के समय की बात हो गई, अगर पूर्व के अशोधित व्यय चले आ रहे हैं तो उनकी पूर्ति भी यहां पर आय में से की जा सकेगी। इनके ऊपर अगर ये जो पूंजीगत व्यय हैं, चूंकि यहां पर कटौती मिल जाती है तो इनके ऊपर ऐसी संपत्तियां जो भी पूंजीगत इन्वेस्टमेंट हुआ है या व्यय हुआ है उसके ऊपर हास की स्वीकृति नहीं होती, डेप्रिसिएशन अलाउड उसके ऊपर नहीं होता है। और अगर इनको हस्तांतरित कर दिया जाता है ऐसी संपत्तियों पर जिन पर कि आप छूट या व्यय के रूप में कटौती ले रहे हैं तो उस वर्ष की वो हस्तांतरण करने पर आय हो जाती है। तो ये स्वयं करे तो ऐसी बाहरी संस्था को, जो कोई अनुमोदित संस्था है या राष्ट्रीय प्रयोगशाला है, नेशनल लेबोरेटरी है, उसको अगर ऐसा कोई दान दिया गया है तो ऐसी स्थिति में ये जो राशि दी है, ये जो दान दिया है, इसके 150% की छूट दी जाती है। इसे बोलते हैं भारित कटौती, वेटेड डिडक्शन। तो 100 रुपया खर्च करने पर, प्रश्न में अगर अपने को दे रखा है कि 100 रुपया व्यय किया गया है और अगर वो अनुमोदित संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दान है, राष्ट्रीय प्रयोगशाला को दान है, तो ऐसी स्थिति में 150% की छूट उसकी अपने को देनी है, यानी 100 की जगह 150 रुपए अपने को घटाने हैं। प्रश्न में 100 रुपए उसने घटा रखे होंगे, 50 रुपए और एक्स्ट्रा में घटाना है। तो 2 तरीके, एक बार आप डिसअलाउड कर दीजिए और उसके बाद में उसको अलाउड करके वापस से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो बाहरी संस्था का मतलब यहाँ पर विश्वविद्यालय हो गया, अनुदानित कोई भी कॉलेज हो गया, पर वो अनुमोदित होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। पर यही अगर दान इन संस्थाओं को जो दिया गया है वो वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए न होकर सामाजिक और सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए है तो 100% की ही छूट मिलेगी, यानी कि 100 रुपए खर्च करने पर 100 रुपए की छूट। तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे कि धारा 35 में वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय की कटौती किस प्रकार से अपने को देनी है। ऐसे कस्ब है, कॉपीराइट है, ये दोनों ही आप देखें तो अमूर्त संपत्तियां हैं। पहले अमूर्त संपत्तियों पे जो भी व्यय किया गया है वो 14 वर्षों में बराबर बराबर स्वीकृत होता था, परंतु वो 14 वर्ष जब तक आप कटौती दे सकते थे वो अब नहीं रहे, यानी कि हमारा उसके 14 के बाद की बात हम कर रहे हैं। तो एकस्व और कॉपीराइट अधिकार के लिए अगर कोई भी व्यय किया गया है धारा 35A में, तो अब उनके ऊपर 25% की छूट, 25% का डेप्रिसिएशन अलाउ हो जाता है। इसमें ये ध्यान रखना है अपने को कि अब कटौती नहीं मिलती व्यय करने के लिए, वरन उसके ऊपर 25% डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाता है। ऐसे अमूर्त संपत्ति ये 1498 के बाद की होगी और अगर ये बेचते हैं तो ये आयगत लाभ, व्यवसायिक लाभ कहलाएगा और व्यवसाय की आय में जोड़ा जाएगा। आगे आप देख रहे हैं दूर संचार सेवाओं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के उपयोग व लाइसेंस हेतु व्यय धारा 35A में उपयोग के संदर्भ की व्याख्या की गई है और धारा 35AB में लाइसेंस के संदर्भ की व्याख्या की गई है। तो अगर इस प्रकार की टेलीकम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए, उनके सेवाओं का उपयोग करने के लिए अगर कोई राशि चुकाई गई है, कोई व्यय किया गया है, तो पूंजीगत व्यय की कटौती उपयोग के वर्षों में बराबर बराबर स्वीकृत हो जाती है। यानी कि स्पेक्ट्रम अगर 5 साल के लिए लिया गया है और इस पर 5 लाख रुपए खर्च किया गया है तो 1-1 लाख रुपया हर एक साल में कुल मिला के 5 लाख रुपया ऐसे ये खर्चे के रूप में स्वीकृत किया जाएगा। तो यानी कि जितने वर्षों के लिए अधिकार है उतने ही वर्षों में वो व्यय बराबर बांट दिया जाएगा और उस पूंजीगत व्यय की कटौती उस प्रकार से दे दी जाएगी। ऐसे निर्दिष्ट व्यवसाय
हेतु पूंजीकृत व्यय अगर कोई है, कोई निर्दिष्ट व्यवसाय है, स्पेसिफिक बिजनेस है, जैसे कि शीत गृह की कोई चेन है, कोल्ड स्टोरेज की कोई चेन है, मधुमक्खी पालन से संबंधित अगर कोई बात है, प्राकृतिक गैस की पाइपलाइन अगर कोई बिछाई गई है, ऐसे ही अगर 100 बेड से ज्यादा का अगर कोई अस्पताल है, खाद प्रसंस्करण आदि के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए अगर कोई व्यय किया जा रहा है, वो अगर अनुमोदित है व्यवसाय, तो ऐसी स्थिति में जो भी पूंजीकृत है उस पूंजीगत व्यय की संपूर्ण राशि उस प्रीवियस ईयर में कटौती योग्य है जिस प्रीवियस ईयर में ये व्यवसाय प्रारंभ किया गया है, तो उस वर्ष में ये स्वीकृत हो जाएगा व्यय। ऐसे ही अधिसूचित यानी अप्रूव कृषि विस्तार, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए अगर कोई परियोजना है तो उसके लिए अगर कोई व्यय किया गया है तो ऐसे व्यय के 150% की छूट मिल जाएगी, यानी कि 100 रुपया व्यय करने पर 150 रुपए घटाने योग्य है। 100 रुपया अगर व्यवसाय पीएनएल अकाउंट आप देखते हैं प्रश्न में, उसमें घटा रखा है तो 50 रुपया में और एडिशनल वेटेड डिडक्शन के नाम से घटा देना है। इसके बाद में एक कौशल युवक कौशल परियोजना के लिए भी है, अधिसूचित कौशल विकास के लिए अगर कोई व्यय किया गया है, परंतु वो केवल कंपनी करदाताओं के लिए स्वीकृत है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसके उल्लेख नहीं किया है। बाकी उसमें भी 150% की छूट मिल जाती है। यहाँ पे बाद में देख रहे हैं आप प्रारंभिक व्ययों के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, अगर अंडर सेक्शन 35D अगर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए कोई व्यय किया गया है तो इसके संदर्भ में एक नियम है कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले वाली अवधि में जो भी व्यय किए गए हैं वो जो व्यय किए गए हैं वो व्यय की राशि या जिस वर्ष उसके तुरंत बाद में जब व्यवसाय प्रारंभ हो रहा है उस व्यवसाय प्रारंभ के अंतिम दिन, जिस वर्ष जिस प्रीवियस ईयर में व्यवसाय प्रारंभ हुआ है उसके अंतिम दिन जो स्थायी संपत्तियों में विनियोजन है, या यूं कह लीजिए कि उस परियोजना की जो कुल लागत है उसका 5% जो दोनों में से कम हो, तो व्यय या स्थायी संपत्तियों में विनियोजन का 5% जो दोनों में से कम है, उसकी छूट प्रारंभिक व्यय के लिए दी जाती है जिस वर्ष में कि ये व्यवसाय प्रारंभ हुआ है। इसके अलावा भी जो भी व्यवसाय से संबंधित सारे और सामान्य रेगुलर एक्सपेंडिचर आपको दिखते हैं, वो रेगुलर एक्सपेंडिचर उसी प्रकार से घटाए जा सकते हैं, वो भी एक्सप्रेसली अलाउड एक्सपेंडिचर है। तो इस प्रकार से ध्यान में रखते हुए हमें व्यय को देखना है कि वो स्वीकृत है अथवा नहीं। अगर वो स्वीकृत है और पीएनएल अकाउंट में डेबिट किया हुआ है तो हमें कोई समायोजन उसका करना नहीं है, लेकिन अगर वो स्वीकृत नहीं है, उसमें से राशि हमें मालूम है कि ये स्पष्ट या स्वीकृत नहीं है, तो और फिर पीएनएल अकाउंट में अगर डेबिटेड है तो हमें क्या करना है, स्वीकृत नहीं है, पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर दिया तो सही कैसे करेंगे, उसने घटा रखा है, अपन वापस उसको ऐड करके कर देंगे। और अगर पीएनएल अकाउंट में वो डेबिटेड नहीं है, इनमें से कोई मद है, तो उसको हम स्वीकृत करते हुए घटा देंगे। तो इस प्रकार से समायोजन करते हुए हमें सही लाभ ज्ञात करना है व्यापार या पेशे का। खाते किस प्रकार से अपने को प्रश्न में दे रखा है, वो मर्केंटाइल सिस्टम पे है या प्राप्ति एवं भुगतान रिसीट एंड पेमेंट है, उसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि मर्केंटाइल सिस्टम में फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड जो भी आइटम है वो सारे स्वीकृत होते हैं, और जो कैश आधार पर अगर रखे गए हैं पूर्व के वर्षों के व्यय और आय भी उसमें लिखे हुए होंगे, वो भी उसी प्रकार से उनका समायोजन उसी प्रकार से किया जाता है सही लाभ ज्ञात करने के लिए आयकर उद्देश्य से। आगे के वीडियो में हम इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के व्यय हैं उनको भी देखेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तब तक आप एक बार इनको दोहराइए और इसके संदर्भ में विस्तृत विवेचन को ध्यान में रखिए। धन्यवाद।